राज्यसभा और लोकसभा में आज भी हंगामा। कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। राहुल गांधी की माफी पर अड़ी बीजेपी, तो वहीं विपक्ष भी हिंडनबर्ग मुद्दे पर कर रहा है जेपीसी जांच की मांग। भारतीय जनता पार्टी का राहुल गांधी पर तीखा हमला। किरेन रिजिजू ने कहा, देश को गाली देने और बदनाम करने का किसी को नहीं अधिकार। कहा, राहुल के बयानों से कांग्रेस को ही होता है नुकसान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप की 6 दिवसीय दौरे पर। राष्ट्रपति आज आईएनएस विक्रांत का करेंगी दौरा। कोची में आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रदान करेंगी राष्ट्रपति ध्वज। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। वहीं दिल्ली आबकारी नीति घोटाले मामले में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की आज ईडी के समक्ष होगी पेशी। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक में आज से बिजनेस 20 बैठक की शुरुआत। सिक्किम को जैविक खेती, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आर्थिक क्षमता दिखाने का मिलेगा अवसर। वहीं अमृतसर में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक में अनुसंधान और नवाचार पर होगा जोर। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। आपको बता दें कि बजट सत्र के दूसरे चरण के चौथे दिन आज भी दोनों सदन हंगामे के साथ शुरुआत हुई और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों को दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी के बयान को लेकर माफी की मांग की। वहीं विपक्ष ने हिंडनबर्ग मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से संसद को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। आप सदन नहीं ना चलाना चाहते, बजट पे चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल पे चर्चा नहीं करना चाहते, नारेबाजी करना चाहते हैं। क्या उचित है ये? आप बाहर जाकर चर्चा करते हैं, मौका नहीं देते और बेल में आके नारेबाजी करते हैं। गलत गलत। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयानों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर बनी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। रिजिजू ने कहा कि किसी को भी देश को बदनाम करने का अधिकार नहीं है। देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है, राहुल गांधी को नकार दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि देश को ही बदनाम करे, हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को गाली दे, हमारे पार्लियामेंट संसद को नीचा दिखाने के लिए विदेश में जाकर के अनाप शनाप बातें करे। ये हम कभी भी मंजूर नहीं करेंगे और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। रिजिजू ने कहा कि जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर पूरी तरह से डुबो दिया है। अगर कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने डुबा दिया, बर्बाद कर दिया, तो हमारे लिए ये कोई रुचि का विषय नहीं है। लेकिन अगर वो देश को डुबाने का काम करेगा, देश को नुकसान कराने का काम करेगा, तो इस देश का नागरिक होने के नाते हम चुपचाप नहीं बैठ सकते हैं और हम लोकतंत्र के मंदिर में देश के लिए काम करते हैं। उस लोकतंत्र के पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते अगर हम चुपचाप बैठेंगे, कोई देश को गाली देगा, तो ये देश कभी माफ नहीं करेगा। किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी संसद की गरिमा को गिरा रहे हैं। देश में राहुल गांधी सबसे अधिक बोलते हैं, लेकिन लंदन में जाकर कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जाकर के वो भाषण भी नहीं दे सकते हैं। देश में कहीं भी जाकर के कुछ भी बात नहीं कर सकते हैं, रोक दिया जाता है।
आप सबने देखा है, उन्होंने यात्रा किया, अपने ही विचार से मिलने वालों का एक झुंड लेकर के उन्होंने यात्रा किया और हर दिन सुबह शाम बोलते रहा, हर समय बोलते रहा। फिर विदेश में जाके बोलते हैं कि इंडिया में बोलने का आज़ादी नहीं है। देश के लिए ये एक बहुत ही दुखद समय है कि पार्लियामेंट का मेंबर, जिस पार्लियामेंट का खुद मेंबर है, वही उस पार्लियामेंट का गरिमा को गिराने का काम कर रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि दुनिया ने भारत का नेतृत्व को माना है, लेकिन कांग्रेस शायद ये मानने को तैयार नहीं है। कांग्रेस को संसद का अपमान नहीं करना चाहिए। आज दुनिया ने भारत के नेतृत्व को माना है, लेकिन शायद कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कम से कम संसद का अपमान तो ना करें, सांसदों का समय बर्बाद ना करें और देश के बारे इस तरह के विचार रखना, ये दुर्भाग्य है जी। ये पार्टी जो खुद 60 साल सत्ता में रही और अब उनको भी विदेश में जाकर किसी ने ज्ञान दिया कि जब इंदिरा जी भी विदेश आई थी तब देश के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन आप उनसे ही कुछ सीख लीजिए। और दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी की ओर से पूछताछ से पहले बीआरएस विधायक के कविता के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रही तेलंगाना की मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता से आज ईडी फिर पूछताछ करेगी। इसके लिए उन्हें ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया है। के कविता से पहली बार 5 दिन पहले 11 मार्च को ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की थी और अब तीसरी बार उन्हें पूछताछ के लिए समन जारी किया गया है। इससे पहले बुधवार को ईडी की पूछताछ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके उन्होंने इसे रोकने का आदेश देने की मांग की थी। अपनी याचिका में उन्होंने कहा है कि क्या किसी महिला को ईडी के दफ्तर बुलाकर पूछताछ की जा सकती है। उन्होंने इसे कानून की पूरी तरह से खिलाफ बताया है। अदालत ने उनकी ये याचिका स्वीकार करते हुए 24 मार्च की तारीख दी है। और भाजपा नेता हरीश खुराना ने के कविता पर निशाना साधते हुए कहा है कि कविता जी ये कह रही हैं कि उनका शराब घोटाले में कोई हाथ नहीं है और वो मनीष सिसोदिया को भी नहीं जानती हैं, लेकिन कविता के सीए बुची बाबू ने साफ कहा है कि उनके मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से संबंध है। हरीश खुराना ने कहा है कि कविता सारे सवालों के जवाब दें, ना कि राजनीति खेलें। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता की पेशी है ईडी के सामने। ईडी तो सख्त सवाल पूछेगा ही, लेकिन आज दिल्ली की जनता भी आपसे सख्त सवाल पूछ रही है। सवाल ये है कि आप कहती है कि मेरे कोई संबंध नहीं है दिल्ली की लिकर पॉलिसी से और मैं कभी भी मनीष सिसोदिया नहीं मिली। देयर इज अ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन के कविता and the CM and Deputy CM of Delhi. In that process, K. Kavita also met Mr. Vijay Nair on 19th and 20th of March 2021. और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में सीबीआई के समन के खिलाफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को गिरफ्तार न करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि आगामी 25 मार्च को वो नई दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर में सुबह 10:30 बजे पेश होंगे। और G20 के शिक्षा वर्किंग समूह की अमृतसर में चल रही दूसरी बैठक का आज दूसरा दिन है। इस बैठक में शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दिन भर अलग अलग चरणों में शिक्षा के एजेंडे पर चर्चा होगी। बैठक में G20 देशों के प्रतिनिधियों के अलावा शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के कृष्णमूर्ति और IIT रोपड़ के निदेशक प्रोफेसर राजीव आहूजा समेत अन्य शिक्षाविद और अधिकारी मौजूद हैं। बैठक को देखते हुए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस 3 दिवसीय बैठक की मेजबानी शिक्षा मंत्रालय कर रहा है। और अमेरिका में सी ड्रैगन 23 अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। भारतीय नौसेना का दल अभ्यास में भाग लेने के लिए अमेरिका के गुआम पहुंच गया है। 15 मार्च से 30 मार्च तक आयोजित इस अभ्यास में भारत और अमेरिका के साथ जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया की नौसेना भी शामिल है। अभ्यास का उद्देश्य मैत्रीपूर्ण नौसेनाओं के बीच तालमेल और समन्वय को बढ़ावा देना है। सी ड्रैगन एक अमेरिकी नेतृत्व वाला बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में पारंपरिक
पारंपरिक और गैर पारंपरिक समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के जवाब में एक साथ संचालित करने के लिए आयोजित किया जाता है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजवंत जय पांडा से नई दिल्ली में स्थित भाजपा मुख्यालय में मुलाकात की। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों के 68 SC/ST मेधावी छात्रों का एक समूह आज से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर है। वित्तीय साक्षरता के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में उनका ये टूर आयोजित किया गया है। इस समूह में 39 छात्र और 29 छात्राएं शामिल हैं। छात्रों के साथ उनके एक शिक्षक भी इस समूह में शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के 3 आकांक्षी जिलों विजयनगरम, विशाखापट्टनम और YSR और तमिलनाडु के 2 आकांक्षी जिलों विरुधुनगर और रामनाथपुरम से ये छात्र आए हुए हैं। अपने दौरे के दौरान छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे और संसद भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय समर स्मारक और अक्षरधाम मंदिर का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा छात्र वित्तीय साक्षरता पर आयोजित एक सत्र में भी भाग लेंगे। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते कहर पर रोकथाम के कई उपाय किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इन्फ्लुएंजा से बचाव के सभी प्रबंध किए जा रहे हैं। अस्पताल में काफी सतर्कता बरती जा रही है। लोकबंधु अस्पताल में H3N2 वायरस के लिए विशेष वार्ड स्थापित किया गया है। चिकित्सा अधीक्षक अजय शंकर त्रिपाठी ने कहा कि ये वायरस घातक नहीं है। इससे बचाव के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने की आवश्यकता है। जो भीड़ भाड़ में लोगों ने इंटरेक्ट किया और इसकी वजह से तो ये संख्या थोड़ी सी हम लोगों के यहाँ बढ़ी हुई दिख रही है। और इसका उपाय भी बहुत ही, बचने का भी उपाय बहुत ही सरल है। जो 3 साल से हम लोग कोविड के प्रोटोकॉल में चल रहे थे, कोविड के नियम से चल रहे थे, अगर हम उसी नियमों का पालन करें, मास्क पहने, हाथ धुलते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ में कम से कम जाए, तो इस वायरस से बचा जा सकता है। ये समस्या 15-20 दिन, महीने भर की ही रहने वाली है। इसके बाद ये चीजें ठीक हो जानी चाहिए। और कर्नाटक में परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 15% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई ने कहा है कि इस संबंध में आज आदेश जारी किया जाएगा। और चलिए बात कर लेते हैं गर्मी की। तो अनुमान है कि इस साल प्रचंड गर्मी पड़ने वाली है और आने वाले महीनों में पारा सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो इस प्रचंड गर्मी का आम लोगों और खेती किसानी पर भी खासा असर पड़ सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस असर से निपटने की पहले से तैयारी की हुई है। आपको दिखाते हैं। फरवरी से मई तक मौसम के बदलाव और भीषण गर्मी संबंधी मौसम विभाग के पूर्वानुमान के लिए सरकार तेजी से अपनी तैयारियों को अंजाम दे रही है। इस बार गर्मियों में लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी राज्यों से इसके लिए जरूरी तैयारियां करने को कहा है। जब ये मौसम विभाग का प्रेडिक्शन आया तो 4 मार्च 2023 को हमने सारे मुख्य सचिवों को 23 राज्यों के और सारे जो आपदा प्रबंधन के विभाग हैं 23 राज्यों के, उनको काफी डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू किए हैं, डूज एंड डोंट्स की और एडवाइजरी भी इशू की है। इतना ही नहीं, 4 मार्च की इस पत्र के बाद जो तैयारी करनी है राज्यों को, हमने 7 मार्च को सारे राज्यों के साथ मिलकर एक ऑनलाइन मीटिंग करके ये भी समीक्षा किया कि सारे राज्य सही तरीके से हीट वेव को फेस करने के लिए तैयारी कर रहे हैं कि नहीं। सारे राज्यों में अपने विभागों के साथ मीटिंग कर ली है, अपने कलेक्टर्स के साथ मीटिंग कर ली है और सारे इस तैयारी में जुटे हैं ताकि हीट वेव का प्रभाव कम से कम नागरिक पे पड़ सके। 20 फरवरी को सरकार ने तापमान में किसी भी असामान्य वृद्धि से उत्पन्न स्थिति और गेहूं की फसल पर इसके प्रभाव की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया था और इसके साथ ही फसल को बचाने के लिए किसानों को जरूरी सलाह भी जारी की है। सरकार भारतीय खाद्य निगम में पर्याप्त भंडारण के साथ ही इस बात पर भी नजर रख रही है कि तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही खाने पीने के सामान, सब्जियों और अनाजों की कीमतें न बढ़ें। सरकार इस बात का भी ध्यान दे रही है कि लू के चलते समाज के निचले तबके को कामकाज में होने वाली परेशानियों का समाधान किया जाए।
इसके साथ ही आम लोगों को लू की जानकारी और इसके बचाव के लिए प्रचार और प्रसार के माध्यमों के जरिए समुचित जानकारी मुहैया कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है इसके बारे में, और हम भी एनडीएमए में भी आपके दूरदर्शन के माध्यम से और ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से और सोशल मीडिया के सारे चैनल्स के माध्यम से जो अवेयरनेस की है, जो आईसी मटेरियल है, सारे राज्य भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत जरूरी है लोगों को अवेयर होना कि हीट वेव से बचा कैसे जाए, हीट वेव जब आएगी तो क्या तैयारी किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, और अगर खुदा ना करे अगर किसी को हीट वेव की हीट होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, और सिम्टम्स होने के बाद अस्पताल जाकर क्या करना है, उसकी पूरी जो प्रक्रिया है इसके बारे में भी सारे डिपार्टमेंट्स के साथ बैठ के काम किया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी ग्रीष्म ऋतु में गर्म मौसम के प्रति तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रधानमंत्री को रबी फसलों पर प्रभाव, चिकित्सा अवसंरचना की तैयारी और गर्मी और इसके शमन के उपायों से संबंधित आपदा की तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न हितधारकों के लिए अलग अलग जागरूकता सामग्री तैयार करने को कहा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने मौसम विभाग को दैनिक मौसम पूर्वानुमान इस तरीके से तैयार करने को कहा जिसे आसानी से समझा और समझाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी अस्पतालों के लिए ब्यौरेवार फायर ऑडिट की आवश्यकता के साथ ही प्रतिकूल मौसम की स्थिति में अनाज का समुचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई को भी सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया है। सुधीर यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। आपको बता दें कि लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। अमेरिकी सीनेट ने गारसेटी के नामांकन पर मोहर लगा दी है। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में उनका नामांकन को सीनेट में 52 के मुकाबले 42 से मंजूरी मिली। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद पिछले 2 साल से अधिक समय से खाली था। एरिक को राष्ट्रपति जो बाइडेन का करीबी माना जाता है। 50 साल के एरिक राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के चुनाव अभियान का हिस्सा थे। भारत में राजदूत बनाए जाने के बाद वहीं एरिक गारसेटी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि वो भारत में महत्वपूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी सेवा शुरू करने के लिए तैयार हैं। और सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद रूस के दौरे पर हैं। सीरियाई राष्ट्रपति ने क्रेमलिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। सीरिया के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में संघर्ष की स्थिति पर अपना समर्थन जताया। सीरियाई राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन में रूस नवनाजियों के लिए लड़ रहा है। वहीं रूसी राष्ट्रपति ने रूसी सशस्त्र बलों का सहयोग करने के लिए सीरियाई राष्ट्रपति का आभार जताया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण परिणाम हासिल किए हैं, जिससे सामाजिक, आर्थिक और आंतरिक राजनीतिक स्थिति को स्थिर किया जा सकता है। और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन जर्मनी के दौरे पर हैं। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने उल्फ क्रिस्टर्सन की यात्रा पर कहा कि स्वीडन और फिनलैंड का नाटो में शामिल होना जरूरी है। जर्मन चांसलर ने कहा कि हमारा लक्ष्य इसे जल्द से जल्द पूरा करना है और स्वीडन को बहुत जल्दी नाटो का सदस्य बनाना है। वहीं स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो नाटो में तेजी से प्रवेश करने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं भूकंप के बाद अब तुर्की बाढ़ की चपेट में है। तुर्की के 2 प्रांतों में मूसलाधार बारिश के कारण आई बाढ़ से कम 10 लोगों की मौत हो गई है और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। दक्षिण पूर्व प्रांत सान लियोर्फा और अदियामन प्रांत में बाढ़ से 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोगों को पानी से भरे राहत शिविरों से निकाला गया। इन शिविरों में भूकंप में बचे लोग शरण लिए हुए थे। मरीजों को भी अस्पताल से बाहर निकाला गया। तुर्की की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि दोनों प्रांतों में से प्रत्येक में बचाव अभियान में 1 दर्जन से अधिक गोताखोर लगे हुए हैं। पिछले महीने इन दोनों प्रांत में भूकंप से कई लोगों की मौत हो गई थी और हजारों लोग बेघर हो गए थे।
पेरू में चक्रवाती तूफान याकू का कहर जारी है। तूफान के कारण मूसलाधार बारिश हो रही है। स्थानीय निवासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण सड़क मार्ग पूरी तरह से प्रभावित है। कई मकान ढह गए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। चक्रवात के कारण अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। और अब खबर खेल की। विमेंस प्रीमियर लीग में आज होने वाले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का सामना गुजरात जॉइंट्स के साथ होगा। इस प्रतियोगिता में दिल्ली की टीम शानदार फॉर्म में है। उसने अब तक खेले गए 5 मुकाबलों में से 4 में जीत दर्ज की है, जबकि 1 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर गुजरात जॉइंट्स 5 मैचों में 4 हार के साथ अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। गौरतलब है कि पहले फेज में हुए मैच में दिल्ली की टीम ने गुजरात को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी थी। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच में बुधवार को पेनाल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर 3 दिन के भीतर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। नियमित समय के दौरान दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थीं। अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश ने शूटआउट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसे भारत ने 4-3 से अपने नाम किया। बिरसा मुंडा स्टेडियम में लगातार चौथी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत के लिए विवेक सागर प्रसाद और सुखजीत सिंह ने निर्धारित समय में गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन एफ्राम्स ने दोनों गोल दागे। कतर की राजधानी दोहा में इन दिनों लेजेंड लीग क्रिकेट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व के कई पूर्व दिग्गज क्रिकेटर हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए दोहा में हैं। उनसे खास बात ये हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। जैसा कि आप सभी को पता है, रावलपिंडी एक्सप्रेस है जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। हमने अपने बचपन से देखा, सबने देखा, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं इस पूरे LLC में आप खेलने आए, सेकंड सीजन चल रहा है, और कितना एंजॉय कर रहे हैं अपने फॉर्मर दोस्तों से मिलकर के? यार बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि यार सारे अपनी स्टोरीज वगैरह शेयर कर रहे हैं, और हम स्टोरी शेयर इसलिए कर रहे हैं, हम एक दूसरे को बड़े अरसे से जानते हैं। सो वी आर लाइक अ फैमिली, और फैमिली से बात करना और मिलना दोबारा अच्छा लगता है। आपको हमेशा ग्राउंड में आना अच्छा लगता है, लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने अच्छे लगते हैं। हमने देखा जिस तरह से आप समय समय पर आकर के यंग्स और जितने टैलेंटेड क्रिकेटर्स हैं उनको एड्रेस करते हैं। कितना बड़ा रहता है आपके लिए सब करना? मुझे अच्छा लगता है इंटरेक्शन करना, मुझे क्राउड से इंटरेक्शन करना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है। मुझे ये भी अच्छा लगता है कि लोग मुझसे प्यार करें, मैं उनसे प्यार करूं, और मुझे अच्छा होता है कि मैं आई लाइक टू गिव पीपल द लव, द अफेक्शन एंड एवरीथिंग। इंडिया में आप आते हैं, इतने फैन फॉलोइंग से आपको कैसे देखते हैं? भारत पाकिस्तान कब एक साथ एक मंच पर फिर से भारत में? यार मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे पाकिस्तान के बाद अगर किसी ने प्यार किया तो हिंदुस्तान ने किया, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ हिंदुस्तान का। और मैं हमेशा अच्छी बातें करता हूँ हिंदुस्तान के लिए, इसलिए नहीं करता कि मुझे पैसे कमाने होते हैं, मैं इसलिए करता हूँ कभी ज़िंदगी में कभी मैं काम आ सकूँ। हिंदुस्तान पाकिस्तान की रिलेशनशिप है तो मैं ज़रूर काम आऊँ, और मैं आई शुड बी रिमेंबर्ड वन ऑफ द गाइज कि यार कि ये हमेशा दोनों कौमों को जोड़ने की बात करता है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तानी कौम का कि मुझसे इतना प्यार करते हैं, और मुझे रिटायर हुए भी 10-11 साल हो गए हैं, 12 साल हो गए हैं, लेकिन लोग आज तक नहीं भूले मुझे। विराट कोहली के लिए क्या कहेंगे? अच्छी फॉर्म में है। उमरान मलिक एक और यंग टैलेंट है जिनको आपसे कंपेयर किया जाए। नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी कि उमरान मलिक रिकॉर्ड तोड़े, और बस अब बॉडी न टूटे उसकी। बाकी बहुत अच्छा है, बॉलर है, जबरदस्त है, और तगड़ा है, जबरदस्त है, दिल गुर्दे वाला फास्ट बॉलर है विराट कोहली। अगेन मेरे लिए कोई नथिंग न्यू फॉर हिम। तो मैंने ये वो दिन देखना है जब 110 शो करेंगे जी। मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ। तो भारत जिस तरह से हर खेलों में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो ओलंपिक्स हो चाहे वो क्रिकेट हो, किस तरह से सराहते हैं भारतीय आज की जो भारत में चल रहा है माहौल है, या हमारे जो भी वजीर आजम कर रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस मुझे तो ये है कि यार कि हमारा जल्दी जल्दी पाकिस्तान हिंदुस्तान के हालात ठीक हों, ताल्लुकात ठीक हों, हमारी ट्रेड खुले एक दूसरे के साथ, हमारा आना जाना खुले। अब बहुत अच्छा लगता है कि यार देखो अल्टीमेटली कोई भी विराट अगर रन्स कर रहा है, या कुछ भी कोई भी लड़का अच्छा कर रहा है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, या दुनिया में कहीं भी अच्छे कर रहे हों, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आई थिंक आपने सिस्टम बिल्ड किए हैं, इन्वेस्ट किया है, और मुझे ये भी अच्छा लगा है कि हिंदुस्तान इज ग्रोइंग।
एंड मैं हमेशा कहता हूँ कंट्री डोंट प्रोग्रेस, रीजन प्रोग्रेसेस। सो अगर इंडिया बढ़ता है, तरक्की करता है, तो इट्स अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द वर्ल्ड। और अब अगली खबर, सार्वजनिक जगहों पर हम जानते हैं साफ टॉयलेट अगर नहीं मिले तो महिलाओं के लिए कई बार समस्या खड़ी हो जाती है और इस कारण महिलाओं को अक्सर घर से बाहर निकलते समय सोचना पड़ता है। इसके लिए तेलंगाना के नारायणपेट जिले की पूर्व डीसी हरिचंदना दसारी ने एक खास पहल की है, आपको दिखाते हैं। तेलंगाना के नारायणपेट जिले की तत्कालीन डीसी दसारी हरिचंदना ने महिला केंद्रित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और सार्वजनिक जीवन में दैनिक समस्याओं को हल करने के लिए अभिनव प्रयास किए। दसारी हरिचंदना ने महिलाओं के सामने आने वाली आम समस्याओं के लिए एक अभिनव समाधान प्रदान करने के लिए एक ऐसी बस डिजाइन की जिसे महिलाएं कई तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं। जी हाँ, ये है मोबाइल शी टॉयलेट। अब महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ये शी शौचालय कम खर्च में तैयार किए गए हैं। ये बहुत जरूरी था क्योंकि हमने महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करते देखा है। अब हर वार्ड में एक सार्वजनिक शौचालय है, वो भी बिल्कुल स्वच्छ, ताकि महिलाएं अपनी बेसिक जरूरतों के कारण पीछे ना रह जाएं। बसों को शौचालय में इसलिए परिवर्तित किया क्योंकि इन क्षेत्रों में स्थायी शौचालय पूरी तरह व्यवहार्य नहीं होंगे, क्योंकि इनके उपयोग और रखरखाव के कई मुद्दे हैं। इसलिए हमने पुरानी बसों को नया रूप देकर शौचालय में परिवर्तित किया। दरअसल दसारी हरिचंदना ने इस तरह की बस बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि वो जानती थी कि जब एक महिला अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहर जाती है तो उसे कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जब वो हैदराबाद नगर निगम में काम कर रही थी तो उन्होंने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय बनवाए थे और उन्हें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रखा था। दरअसल नारायणपेट एक पिछड़े जिले के रूप में जाना जाता है। यहाँ महिलाओं को कहीं आने जाने में बहुत सोचना पड़ता था क्योंकि यहाँ महिलाओं की समस्याओं के संबंध में कोई खास जागरूकता नहीं थी। तब हरिचंदना दसारी ने शौचालयों का एक मॉडल तैयार किया और कोसगी नगर पालिका में मोबाइल शी टॉयलेट स्थापित किया। अब ये मोबाइल शी टॉयलेट एक उदाहरण बन गया है और इस तर्ज पर अन्य नगर पालिकाओं में भी शौचालय स्थापित किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। हर